हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती पर आधारित जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें प्रयास किया जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस उस पैटर्न पर आपको कराया जाए जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। तो इस वीडियो लेक्चर में लगभग कोशिश की जाएगी कि सारे चैप्टर्स जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, 10-12 चैप्टर्स जो आपके पाठ्यक्रम में आने वाले हैं, वो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या उनके टाइप, उनके प्रकारों को डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पर समझाया जाएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने सभी फ्रेंड्स तक इनको शेयर करते रहे, वीडियोस को पहुंचाते रहें और उनको चैनल से जोड़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग इस प्रकार का, जब भी कोई जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, आपको पता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1, 2 + 3 ऐसे करते करते अगर हम इसको 50 तक लिखेंगे तो इसको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए, सुविधा के लिए एक बहुत ही सामान्य सा सूत्र होता है जो आपको पता होना चाहिए। जितनी संख्याएं हो, जैसे यहाँ पर 50 संख्याएं हैं तो उसको हम n की जगह रख लेंगे, n बराबर 50 संख्याएं हैं और 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होगा वो होगा n+1/2। n+1/2 ये सूत्र में केवल मान रखना है। देखिए n+1/2 का मतलब यहाँ पर 50 संख्या थी, 50 रख दिया, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा मानेंगे और यहाँ पर 50 + 1 यानी कि वो 51 हो जाएगा बटे 2। तो आप देख रहे हैं 2 × 2 और 50 से कट के 25 आ जाएगा, ये 25 हो गया गुणे और 50 और 1 हो गया आपका 51। बस अब इसका गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही इजीली आपको गुणा करना है और जोड़ना है बस केवल। तो आप यहाँ पर 51 और 25 का गुणा करिए, जैसे 5 × 5 और 5 × 25, 2 × 2, 2 × 5 = 10। ये आपका कितना हो जाएगा? 5, 7, 2, 1, 1275। तो 1275 इसका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर होगा वो 1275 हो जाएगा। ठीक है, जो कि सेकेंड पार्ट में दिया गया है 1275। तो इस तरीके से कितने भी 1 से लेकर के प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जब बताना हो, 20 संख्याएं, 100 संख्याएं, तो आप इसी प्रकार से आराम से उसको सॉल्व करके बता देंगे। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है 2 अंकों की संख्याएं 10 से स्टार्ट हो करके और 99 तक 2 अंक होते हैं, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाता है जिसमें 3 अंक हो जाएंगे। तो इसी का आपको योगफल जैसे 10, 11, 12 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ 99 तक योगफल बताना। अच्छा, अगर ये बोलता, प्रश्न ऐसा होता कि 1 से प्रारंभ करके 99 तक योगफल बताओ, तब हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है योगफल का n+1/2, जो अभी आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। ये योग आप कब लगाते हैं? जब कोई संख्या 1 से प्रारंभ करके और n तक जा रही हो, कहीं भी कितने भी संख्या हो, लेकिन वो प्रारंभ 1 से होना चाहिए। ये प्रारंभ हुआ है 10 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप इसको इस तरीके से बनाएंगे कि 1 से लेकर के, अगर हम ऐसा बना लें कि 1 से लेकर के 99 तक पूरा योगफल निकाल लें, तो ये सूत्र लग जाएगा। उसमें से हमें जो 1 से 9 तक की स्टार्टिंग की संख्याएं हैं जो हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बताना है, यानी 2 डिजिट वाले अंक लेने हैं। तो हम 1 से 9 तक इसमें से हटा देंगे, यानी कि अगर हम चाहे तो 1 से लेकर के और 9 तक के अंकों का योग इसमें से हटा देंगे। ये 1 से 99 तक पूरा योगफल निकालेंगे, उसमें से 1 से 9 तक का हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 99 अंक ये है तो 99 n का मान यहाँ 99 हो गया 99 अंकों के लिए, और सूत्र में 99 और यहाँ पर n+1 रखना होता है, यानी 99 + 1 और बटे 2। ये तो इसका योगफल आ जाएगा सूत्र के अनुसार। और यहाँ 1 से 9 तक 9 अंक है तो 9 + 1 बटे 2, ये मान आपने रख दिया इस वाले सूत्र में, और इसकी सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ 99 हो गया गुणे ये 100 हो गया बटे 2, माइनस ये 9 गुणे 9 × 1 = 10 बटे 2, 2 × 2, 2 × 5 = 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको बस सॉल्व करना है, 9900 ये हो जाएगा गुणा करके बटे 2, माइनस ये 9 × 5 = 45। सरल करना है केवल, 2 चौके 8, 1 बचा 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 बचा 2 5 10 और 0। 1950 - 45 यानी 1905। 1905 आपका आंसर हो जाएगा। 4905
जो कि आपका बी पार्ट में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट हो गया। मुझे आशा है कि आप इस सूत्र पर आधारित प्रश्न आप समझ गए होंगे और इनको आप सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल क्वेश्चंस किए जाएंगे। हर एक चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टाइप के किए जाएंगे और बाकी आप सभी को जो भी क्वेश्चन समझने हो डिटेल में या चैप्टर पढ़ना हो तो यूपीटेट की जो सीरीज पड़ी हुई है चैनल पर प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप एक एक चैप्टर वाइज वहां पढ़ाया गया तो मैथमेटिक्स में वो चैप्टर सीख सकते हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए प्रयास किया जाएगा हर चैप्टर के प्रश्नों को एक दो वीडियो में कवर करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें आपको बोला गया 1576 पर पावर है 239, गुणे में लिखा हुआ 475 और इस पर पावर है 308 में इकाई अंक है। इन्होंने कहा इसको अगर आप सॉल्व करते तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो आप सभी को पता है कि 6 पर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो उसका इकाई अंक 6 ही आता है, और इसी तरीके से 5 पर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो उसका इकाई अंक 5 ही आता है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा आप गुणा होके, और इसका इकाई का अंक आप देख रहे हैं 0 मतलब 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0 0। अब ये आप याद रखें, जैसे कुछ अंक होते हैं 0 1 5 और 6, ये जो अंक है इन पर कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, भाई 0 पर कोई भी पावर लगेगा 0 ही आएगा, 1 पर कोई भी पावर लगेगा 1 पर 1 है तब भी 1, 1 पर 2 है तब भी 1 गुणे 1 होके आएगा तो 1 ही। ऐसे ही 5 पर कोई भी पावर हो, जैसे 5 पर 1 पावर तो 5 आएगा, लेकिन 5 पर 2 पावर तो 25 आएगा, लेकिन पीछे का अंक तो 5 ही दिख रहा है। ऐसे ही 5 पर घात 3 होगा तो 125 आता है, लेकिन लास्ट में 5 ही दिखता है। तो आप देखेंगे 5 की घात कितनी भी हो आंसर 5 ही आएगा। ऐसे 6 की घात 1 में 6 आएगा, 6 की घात 2 36 होता है, 6 की घात 3 216 होता है, सब में आप देखिए पीछे 6 रिपीट होगा। तो ये जो 4 अंक हैं इन पर कोई भी पावर क्यों न दी हो, यही आंसर इकाई के स्थान पर देखने को मिलेगा। इकाई का स्थान हमेशा वही रहेगा जो ये अंक है। तो इस तरीके से हमने इसका 6 लिख लिया, इसका 5 लिख लिया, फिर इनका गुणनफल बीच में गुणा लगा था तो 6 पंचे 30 और इसमें अब फाइनल आंसर में 0 दिख रहा है तो इसका आंसर 0 हो गया। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से और इन चीजों को आप सॉल्व कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कहा गया है 714 की घात 231 के प्रसार में इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 4, आप केवल इसके इकाई अंक को उठाइए, पूरे संख्या को लेने की जरूरत नहीं है। 4 का इकाई 1 पावर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पर 2 पावर करेंगे तो 4 चौके 16, 4 पर पावर 3 करेंगे तो 4 गुणे 4 करके ऐसे 64, फिर 4 की पावर 4 करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका देखिए 4 चौके 16, यहाँ पीछे फिर 6 देखने को मिलेगा। यानी 4 की एक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा आप गुणा कर लीजिएगा। पूरी प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि पीछे या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, ऐसे ही पैटर्न चलता जाता है। यानी 4 की घात कितनी भी बड़ी हो, जब जब विषम घात है तो 4 आएगा, जब जब सम घात है तो 6 आएगा इकाई का। देखिए यहाँ 3 है तो 4 है, 4 है तो 6 है, मतलब जब भी 4 की घात में विषम संख्या होगी यानी ऑड नंबर होगा तो 4 ही इकाई का अंक रहेगा, और जब जब 4 की घात कितनी भी बड़ी हो लेकिन सम रहेगा, इवन नंबर रहेगा, तो उस केस में 6 आंसर आएगा। तो 4 के लिए ये नियम आपके सामने है। और अब आप देखिए 4 पर घात 231 और 231 एक विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसमें जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 4, और इसका आंसर 4 होगा जो कि ए पार्ट में गिवन है। तो इस तरीके से आपको चीजों के पैटर्न को समझना है और उसको सॉल्व करना है और समझना है। मुझे आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इसके लिए अभ्यास आप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें कुछ संख्याओं को गुणनफल के रूप में दे दिया गया, 204 गुणे 782, 323 और 179। जब इस प्रकार की संख्याएं गुणनफल के रूप में दी जाती हैं तो आपको गुणा करेंगे तो संख्या तो बहुत बड़ी आएगी गुणा करने पर, आपको इससे मतलब नहीं, लेकिन इकाई का अंक आपको बताना है। तो उसके लिए आप केवल इनके इकाई के अंकों को गुणा करेंगे बस, क्योंकि लास्ट में गुणा कोई भी होता है, जैसे आपको पता है कोई भी आप गुणा करेंगे मैटर इकाई का अंक ही करता है। जैसे मान लीजिए आपने किया 24 को गुणा किया 2 से, तो 24 गुना 48 आएगा, लास्ट में देखिए 2 चौके 8 जो हुआ वही आ रहा है। सिर्फ इकाई का जो गुणा करके पहला अंक मिलता है वो वही लिया जाता है। अब आप कुछ भी यहाँ करें, जैसे मान लीजिए यहाँ 26 ले लेते
तो अब आप गुणा करते तो पीछे का इकाई का अंक 6 चौके 24, पीछे 4 आता, आगे और कुछ होता जाता वो अलग बात। तो आप सिर्फ इकाई का गुणा करते हैं और आपको इकाई का अंक मिल जाता है। तो इसी तरीके से जैसे 4 का आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8। फिर उस 8 को आगे गुणा जब ये 3 से इसकी इकाई से किया जाएगा तो 8 त्रिक 24, उसमें 4 आ जाएगा। फिर 4 को फिर इस 9 से करेंगे तो 9 चौके 36, जिसमें लास्ट में 6 है और आपको सिर्फ इकाई अंक बताना था, तो इसलिए डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सिंपली आप इकाई अंकों को गुणा कर लीजिए, जो आता है उसका इकाई अंक ही फाइनल आंसर होता है, ऐसे क्रम में। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से 318 275 गुणे 112 गुणे 496 या 93 ऐसे संख्या लिखी हो, इसमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो आप ये देखेंगे कि अगर कहीं 5 आया है और कोई सम संख्या, जैसे ये 8 318 भी सम है और ये भी सम है, 5 गुणे सम संख्या जब भी मिलेगा तो उसका आंसर इकाई का 0 ही आएगा। क्योंकि आप देखिए 5 को आप 2 से गुणा करते हैं 10 हो जाता है, 5 को आप 4 से गुणा करते हैं 20 हो जाता है, 5 को आप 6 से गुणा करते हैं 5 6 30 हो जाता है, 5 को आप 8 से करते हैं 5 8 40 हो जाता है, सब में पीछे 0। तो जब भी 5 गुणे सम संख्या आता है तो उसके लास्ट में अंत में एक 0 देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये कुछ भी गुणा होगा 5 और जैसे ये 0 हो जाएगा, फिर 0 कितनी भी बार गुणा करते जाएंगे उसका लास्ट आंसर 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इकाई अंक देखने को मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 5 एक जगह देखने को मिला और सम संख्या भी देखने को मिला। कोई भी सम संख्या देख लीजिए, चाहे 2 या फिर इधर वाला 8, वो एक बार 0 होने के बाद फिर कितना भी बड़ा गुणा होगा सब 0 ही होता चला जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या अगर आपकी गुणा होती है तो वो आपकी 0 ही इकाई के स्थान पर मिलता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, उसका तो फाइनल आंसर ही 0 आता चला जाएगा। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे चीजों की अप्रोच करनी है और किस प्रकार से इनको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। योग क्या है, 3 क्रमागत सम पूर्णांक है। अब देखिए सम पूर्णांक अगर हम उठाएं 2 4 6 मान लेते हैं, ये हम लिए, ये 3 क्रमागत सम है। अब इनसे हम कहें कि आप इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा बताइए, तो दिख रहा है, लेकिन इनका योगफल अगर आपको दिया जाए तो देखिए 4 2 6 6 12 हो जाएगा। और आप 3 संख्याएं क्रमागत है, इसको जैसे ही 3 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। फिर इसमें से 2 कम करेंगे, पहले वाली, और 2 बढ़ाएंगे तो बाद वाली संख्या मिल जाएगी। कोई भी संख्या क्यों ना उठाएं, जैसे हम 8 10 12 लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट देखिए, तो आप देखेंगे 18 और 12 और 3 से भाग करेंगे, 18 12 30 हो गया ना, ठीक है, 22 30/3, 30/3 जैसे ही आप करेंगे 10 आ गया, और 10 क्या था, मिडिल वाला टर्म। जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं आपको बीच वाला टर्म मिल जाता है। फिर 2 पहले करेंगे तो छोटा और 2 बाद में करेंगे तो बड़ा अंक। इसी तरीके से अगर ये 54 क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है, तो हम 3 से भाग कर दें, 18 3 54, 18 आ गया, इसका मतलब बीच वाली संख्या 18 है। अगर वो पूछता कि बीच वाला पूर्णांक बताइए तो 18 टिक करते हैं, लेकिन इन्होंने 18 मिल गया। आप 2 इधर कम करेंगे 16, 2 इधर बढ़ाएंगे तो 20। अब देखिए इनको जोड़ने पर 54 हो भी रहा होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा 16 और सबसे बड़ी संख्या 20। इन्होंने पूछा सबसे छोटा पूर्णांक, तो 16 पर आप टिक कर दीजिए, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, ध्यान देना है, और आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे आसानी से जिनको समझने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, सीखना है, समझना है और कार्य करना है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 0.371 और इसमें 7 और 1 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो लिखी होती हैं वो दशमलव के अंतर्गत पुनरावृत्त भिन्नों में आती हैं। दशमलव में जो पुनरावृत्त, जिनका रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो जैसे इनको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई अंक आपका इस तरीके से 666 आता चला जाए, भाग करें आप, जैसे 20/3 लिखेंगे या 20/3 लिख करके, या 1/3 या 2/3 लिख लेते हैं। 2/3 को अगर आप भाग करते हैं तो देखिए इसमें दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा,
फिर 1 जीरो तो बढ़ ही जाता है, फिर 3 छक 18 और ये ऐसे आता जाएगा, 666 आता जाएगा। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि 0.666 रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होने वाली संख्याओं को लिखने का तरीका होता है कि 0.6 में 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए इस 6 पर बार लगा देंगे, या फिर कई जगह ऐसे 0.6 एक ही अंक है तो इस पर एक डॉट भी लगा देते हैं। इस तरीके से लिखा मिले तो आप समझिए कि वो अंक रिपीट कर रहा है बार बार। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 0.37 में एक में 7 1 7 1 7 1 7 1 ऐसे ये रिपीट हो रहा है, कभी नहीं खत्म होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये इसका मतलब होता है और इसको बार से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया इसका मान क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो आपका संख्यात्मक मान है पूरा पूरा वो ले लीजिए 371, उसमें से माइनस करिए जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब जो रिपीट नहीं हुआ। तो क्या रिपीट नहीं हुआ, 3। भाई 7 और 1 रिपीट हो रहा है, ये नहीं रिपीट हुआ, इसको माइनस करेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, ये आपका अंश तैयार हो गया। और हर के स्थान पर क्या लिखा जाता है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9, तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं तो 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा उतने बार 0। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब 368 बटे 990 आपका ये आंसर होगा, जो कि आपका गिवन है डी पार्ट में। ठीक है, 368 बटे 990। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कैसे ये वाला क्वेश्चन करना था। इसी का देखिए अगला आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर पैटर्न पर बेस्ड है। 27 में 7 पर बार है, तो 7 पर बार है तो आप क्या करेंगे, पूरा 27 पूरा अंक लेकर के माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हुआ है, और बटे में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने बार 9, तो एक ही अंक रिपीट हुआ, एक बार 9, जो रिपीट नहीं हुआ उतनी बार 0। तो अब आप देख रहे हैं ये बचा 25 और ये बचा 90, और यही आपका आंसर हो जाएगा 25 बटा 90, जो कि आपका सी पार्ट में दिया गया है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इनमें जो भी टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और वैसे मैंने यूपी टेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ा रखा है, वहां पर ये सारी चीजें डिटेल में समझाई गई है, तो आप लोग वहां पर चैप्टर वाइज में इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज में चीजें वही होंगी, कॉन्सेप्ट वही होंगे, उनको समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। इसमें कहा गया 3 बटे 5, 7 बटे 9 और 11 बटे 13 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनके हम दशमलव के मान निकाल के पहले देख लेंगे। जैसे ये होगा तो 0.6 हो जाएगा, भाई 5 यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30। इसको आप भाग करेंगे 9 और 7 को, तो आप देख रहे हैं दशमलव लगाएंगे 0, 9 सते 63, फिर 7 बचेगा, 9 सते 63, ऐसे 0.77 आता चला जाएगा। और इसको आप ऐसे ही भाग करेंगे 13 और ये 10.10 यहाँ पर 110 हो जाएगा, और भाग करना आप सभी को आता ही है। 13 8 104, 6 बचेगा, मतलब 0.8 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं साफ साफ क्लियरली पता चला, ये 0.8, ये 0.7 और ये 0.6, तो यही सबसे छोटा है और बाकी इससे बड़े हैं। तो आपसे पूछा गया सबसे छोटा, तो यहाँ पर आप इसको टिक कर देंगे। कोशिश करेंगे पहले दशमलव मान निकाल के देख ले, अगर सरल आसान संख्याएं हैं, नहीं तो फिर इनके नीचे हर के आपको एलसीएम लासा लेना पड़ेगा और फिर बराबर करके फिर किया जाता है। वो सभी प्रक्रियाएं आपको पहले से पढ़ाई गई हैं, तो मुझे आशा है वो सब चीजें आपको आती हैं। और इसमें आगे बढ़ते हुए फटाफट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ 1/11 किसके बराबर है, तो इसी प्रकार से भाग करके देख लीजिए। दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 10 अभी छोटा है, एक और 0 बढ़ाएंगे तो इधर आंसर में 1 0 बढ़ेगा। फिर अब आप 11 9 99, फिर आप देखेंगे यहाँ 1 बचेगा, 1 0 आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अभी भी 10 छोटा है 11 से, तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ आंसर में 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर वही 10 9 99, फिर आप देख रहे हैं एक सेम प्रक्रिया 0 9 0 9 0 9 पीछे आता चला जाएगा। मतलब 10 इसमें आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.090909 करके ऐसे ही कंटिन्यू, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.09 पर बार लगा सकते हैं। ये चीज रिपीट हो रही है 0 और 9 2 अंक, इसलिए 2 अंकों पर बार लगाएंगे। इसमें देखिए ये इस पे कोई बार नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस पे बार है 2 अंकों पर, यही आंसर होगा। और इसमें एक ही अंक पर बार है, इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल 9 पर है, जबकि आपका रिपीटेशन हो रहा है 0 9 0 9 0 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया सहभाज्य संख्याओं का मासा। सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स,
और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणन नहीं होता सिवाय एक के। तो इनका मासा भी एक ही होता है, तो इसका आंसर आपका एक हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर्स का एक होता है। जैसे हम लिखे 3 और 7, इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है, दोनों में एक ही उभयनिष्ठ है। इसका मतलब इसका मासा जो है वो एक होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक, हमेशा को प्राइम नंबर्स का मासा एक होता है। जैसे 4 और 9 लिख लिया जाए तो देखिए यहाँ पर आपका कोई कॉमन नहीं है दोनों में, तो यहाँ भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, यानी कि ये सहभाज्य संख्या है। तो जब भी ऐसे संख्याएं पूछी जाए या फिर आप उनका मासा पूछा जाए तो आप बता देंगे एक होगा। तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि 2/3, 3/4 और 5/8 का लासा बताइए। तो जब भिन्नों का लासा लिखना होता है तो इसका सामान्य सा तरीका होता है कि अगर इन्होंने पूछा है लासा तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं का लासा ही निकालेंगे और नीचे की संख्याओं का मासा निकाल देंगे। बस इतना अंतर होता है, ये तरीका ध्यान रखिए। लासा पूछा है तो इनका हम लासा निकालेंगे और जो हर वाली संख्या है इनका मासा निकाल देंगे और पट्टे में कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मासा पूछा होता इन्हीं का तो ऊपर का मासा निकालते, नीचे का लासा निकाल देते। बस यही इसका तरीका होता है। तो 2, 3 और 5 का जो लासा होगा आप सभी जानते हैं, 2, 3, 6, 5, 30 ही होगा। और इसका अगर मासा देखें तो 3, 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई कॉमन फैक्टर है, 4 और 8 में तो, मगर 3 में नहीं। तीनों का एक साथ अगर कॉमन फैक्टर देखें तो कोई नहीं है बल्कि एक ही है। तो इसका मतलब इसका उत्तर 30 ही हो जाएगा। आप सबको लासा मासा निकालना आता ही है, तो ये डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 30। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और लासा मासा पर अगर आपकी समझ और बढ़ानी है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो लेक्चर्स चैप्टर वाइज के यूपी टेट के लेक्चर्स देख ले जो आपके प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, और उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतर पर बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठे बजेंगी। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा लासा लेना होता है कि एक साथ वो कब बजेंगी या कि कितने समय अंतराल पे बजती हैं। तो इसके लिए इसका बस लासा चाहिए। और लासा निकालने का तरीका एक ये वाला है और एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये लास्ट वाला नंबर देखें और बाकी सबसे आप इसको डिवाइड करके देखें। तो ये थोड़ा ज्यादा संख्या है तो आप फटाफट ये छोटे नंबर से ऐसे ही कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 ऐसे कर लेते हैं। तो 1 और ये 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6। फिर आप 3 से करेंगे, 1 और 1, ये आपका 3 एकम 3। सॉरी यहाँ पर अभी 2 था, अभी 2 से और कर लीजिए तो 3 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, 5 और 3। अब आपका 3 आएगा और 5 आएगा, बस ये आप जब करेंगे तो यही आएगा। अब आपका ये लासा हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 के 120। तो इसका जो लासा निकला वो 120। इसका मतलब 120 सेकेंड, क्योंकि ये सभी जो समय थे वो सेकेंड थे कि इतने इतने सेकेंड के अंतर पे बजती हैं। इसका मतलब 120 सेकेंड के अंतर पे घंटियां बजती हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 मिनट के अंतर पर एक बार घंटी बजेगी। भाई 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 120 सेकेंड का 2 मिनट। हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में एक बार घंटी बजती है। तो अगर वो पहली बार घंटी बजी होगी, उसके बाद 2 मिनट के बाद 2 मिनट लगे होंगे, फिर दूसरी बार बजी होगी, फिर 2 मिनट लगे होंगे, ऐसे ऐसे अंतराल पे आपकी वो घंटी कितनी बार बजेगी। तो 30 मिनट में बताया गया। तो 30 को 2 से आप भाग करेंगे, आएगा 15। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हमेशा पहले तो एक बार वो बजी चुकी होगी, उसके बाद 15 बार और 30 मिनट में बजेगी। इसका मतलब इसमें आपको एक प्लस कर देना है, यानी 16 बार 30 मिनट में वो घंटी बजेगी। अगर ये होता 20 मिनट में कितना, तो 20 को आधा करते 10 आता, उसमें एक बढ़ा लेते, यानी फिर कहते 11 बार बजेगी। लेकिन क्योंकि 30 मिनट बताना था तो आपको ये ध्यान देना है 16 बार, यानी डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बजने 2-2 मिनट के अंतर पे एक बार सब इकट्ठे बजती हैं, तो 30 मिनट में वो 16 बार एक साथ, क्योंकि पहले एक बार बजेंगी, फिर 2 मिनट बाद पहली बार बजेगी, फिर दूसरी बार, ऐसे करके तो वो एक इसमें प्लस कर दिया जाएगा। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रश्न आपका कैसे सॉल्व होगा।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब वो पूछता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो मतलब आपको मासा निकालना होता है, HCF। तो यहाँ पर 70 को भाग करेंगे तो उसमें शेष 5 बच रहा है, तो इसमें से ये घटा लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें आप घटा लीजिए। और दूसरा 125 है, उसमें से भाग करने पर आपका 8 शेष बच रहा है, तो यहाँ से 8 को घटा लीजिए। 25 में 5 घटेगा 20, 3 और घटेगा 117। 117 और 65 को देखते ही आपको पता चल रहा है कि 13 पचे 65 होता है और 13 नवैया 117 होता है। इसका मतलब 13 इनमें कॉमन फैक्टर है, यही इसका मासा होगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं मासा इसका 13, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 13। मासा होता ही है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब वो बड़े से बड़ी संख्या 13 है, जिससे हम 70 को भाग करेंगे तो 5 बचेगा, 125 को भाग करेंगे तो 8 शेष फल बचेगा। ये आप चेक करके देख सकते हो। और यहाँ पर आपका आंसर हो गया बी पार्ट 13। मासा निकालने का तरीका भी आप जानते हैं, 65 और 117 का मासा निकाल भी सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं फैक्टर करके। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी, वो 2 होती है। 2 से ही पहली अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है। एकमात्र ऐसी संख्या जो सम संख्या भी है, अभाज्य भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद भाज्य संख्या सबसे छोटी जो सबसे विभाजित होती है, वो सबसे पहली संख्या 4 होती है। इनका योगफल पूछा गया, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अगर अंतर पूछता तो घटाते 2 हो जाता, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6, डी पार्ट। सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4, इनका योगफल 6। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो 0 होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं, ये इनको आप कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। इसी तरीके से संख्या होती पूर्ण यानी होल नंबर जिनको कहते हैं। पूर्ण संख्याएं अगर बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होती, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके वो अनंत तक होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसमें 0 जो है वो प्राकृतिक नहीं होता। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं कई बार स्टेटमेंट वाइज। तो चीजों को आपको बेसिक मालूम होना चाहिए ताकि आप आराम से सारे प्रश्नों का आंसर दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपको फिल करना है क्या होगा, और गुणे में 25। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x होगा सामान्य रूप से। अब देखिए इसको अगर आप देखें 64 का वर्ग करें 36 का वर्ग करें तो थोड़ा सा लेंदी होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और इसका तरीका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। तो इसी से हम इसको कर लेते हैं 64 प्लस 36 एक ब्रैकेट में और 64 माइनस 36 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और इधर हम x गुणे 25 ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 64 36 मिलके 100 हो गया और बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाता है। 64 में 36 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया आपका 8 बचेगा भाई 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 5 से 3 2 28 बचेगा। और इधर आपका x गुणे 25, ये 25 गुणे में है, इसके नीचे बटे में आ जाएगा। इधर इस 25 को यहाँ ले आइए, इधर बटे में आ गया। 25 से कम 25 चौके 100। अब आप देख रहे हैं कि x बराबर 4 गुणे 28 आ गया। 4 और 32, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 8 और 3 11 भाई 4 8 32 के 2, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि 112 इस प्रश्न का आंसर आ गया। और आप देख रहे हैं बी पार्ट में ये दिया गया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर वर्गमूल से आधारित प्रश्न है तो इस तरीके से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जिसमें लिखा गया है 14 प्लस 6 रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। तो एक तो ये 4 ऑप्शन है, इनके वर्ग कर करके आप निकाल सकते हैं। जैसे भाई बोला जाता है कि 16 का वर्गमूल 4 है, तो हम 4 का अगर वर्ग करें तो भी 16 पा सकते हैं। एक तो ये है, फिर आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 का वर्ग करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 2ab।
तो आप देख रहे हैं ये 9 और √5 से 5 हो जाएगा और ये 6√5, 14 प्लस 6√5 ये आ गया और यही आपका आंसर है। तो आप इसको स्क्वायर करके चेक कर पाएंगे। पहला पार्ट आंसर हो गया। दूसरा तरीका है आप इसको ऐसे तोड़िए कि इसमें ये वाला पार्ट जो हिस्सा है वो 2ab का हिस्सा होता है, ध्यान रखिए, और इसमें आपको a और b निकालने हैं। इस तरीके से आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो ये प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम 9 प्लस 5 इसको सोचें तो 9 की जगह आपका, क्योंकि देखिए ये अगर 2ab है, 2ab है, इस वाले पार्ट को तो आप b फिक्स कर लीजिए, इस वाले पार्ट को आप b फिक्स कर लेंगे √5 को। अब 2a का मान अगर 6 है तो a का मान 3 हो जाएगा। 3 होने का मतलब यहाँ 9 हो, तभी तो इसका 3 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। और प्लस ये √5 है, इसका 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है √5 का वर्ग का मतलब हुआ √5 गुणे √5 और ये 5 ही आ जाता है। जब दो संख्याएं रूट में समान होती है, जैसे √a तो इसका आंसर a ही हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए √2 का गुणा तो आप कहेंगे 2, √3 तो 3। तो ये आपका 14 इस तरीके से ब्रेक हुआ और ये बन गया। और बाकी इधर तो 2ab वाला हिस्सा ही है, 2a और ये b, 2ab। अब आप पूरा देख रहे हैं यही बन रहा है, तो आराम से अब इसको सॉल्व कर सकते थे कि a की जगह 3 होगा और b की जगह √5 होगा और इसी का स्क्वायर करके ये आ जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस √5 इसका वर्गमूल होगा। बाकी आप स्क्वायर करके आराम से चेक ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट वाले अंदर वाले स्क्वायर रूट से चलिए। जैसे 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, तो इस 9 के साथ इसका गुणा होगा, फिर से 9 9 81 हो जाएगा इसके अंदर, फिर उस 81 का वर्गमूल 9, यानी इतना पार्ट सॉल्व होके 9 आ गया। और आगे 40 से 40 प्लस 9 मतलब 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। ये आंसर आपका सी पार्ट आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आप लास्ट वाले कॉर्नर से सॉल्व करना शुरू करिए। जैसे 81 का आपका 9 हो गया, फिर 9 9 81 फिर अंदर हो गया गुणा होके, उस 81 का फिर से 9 हो जाएगा, 9 और ये 40 मिलके 49 और 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी होते हैं लेकिन कभी पूछे जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 19, दो क्रमागत घनों का अंतर क्या होगा। कोई भी दो घन हो, आप मान लीजिए जैसे a³ और b³, इसका घनों का अंतर, लेकिन यहाँ क्या है कि क्रमागत घन, क्रमागत संख्याओं के घन। जैसे कि आप ले 3 का घन और उसमें से 2 का घन घटाएं, क्योंकि 2 और 3 क्या है, क्रमागत संख्या है। ऐसे अगर 4 और 5 आप लें और उनके घनों को लेकर के घटाएं तो देखते हैं 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे 27 और 2 का क्यूब 8, यहां से घटाएंगे तो आपका 17 में से 9 और 19 बचा। इसमें आप देखिए इसी तरीके से 5 का क्यूब करेंगे तो 125, उसमें 4 का क्यूब 64, घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 1 और ये 6 61 बचा। ये हर हाल में देखिए क्या दिख रहा है, सम तो नहीं है, ये आंसर कट हो गया। एक विषम संख्या, हाँ विषम है दोनों, तो ये आंसर सही है। विषम या सम नहीं, केवल विषम हो रहा है, सम तो हो ही नहीं रहा, उपरोक्त में कोई नहीं, तो यहाँ का राइट आंसर हो गया बी, एक विषम संख्या। एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है। आप सभी जानते हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, रीजनिंग बेस्ड होंगे, जिनको समझना है और आंसर निकालना है तो आप उनके आंसर कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है 15 पेन तथा 20 रबर का मूल्य 80 रुपए है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में लिखा हुआ है 15 पेन और साथ में मान लेते हैं और की जगह प्लस कर लिया 20 रबर और इसका मूल्य आपको दिया 80 रुपए। तो 3 पेन और 4 रबर का मूल्य। देखिए पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट, वैसे तो अगर इसमें अगर कोई क्लू ना होता तो आपका ये क्वेश्चन लगता x और y समीकरण मान करके, ऐसे इसमें डायरेक्ट सिंपल सा एक क्लू है। देखिए कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 5 से भाग कर दें, जैसे 5 से भाग करेंगे इधर भी और 5 से इधर भी, तो फर्क क्या होगा कि 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, 3 पेन और 4 रबड़ अपने आप आ जाएगा और 5 से इसको भाग करेंगे तो 16 पंचे 80, इधर 16 आ जाएगा।
किसी समय समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या से भाग या गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि 5 से अगर हम इस लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड दोनों को 5-5 से भाग करते हैं तो 3 पेन और 4 रबड़ आ गया, जो यहाँ पूछा ही गया था, और उसका मूल्य आपका 16 रुपए आएगा, जो कि यहाँ सी पार्ट में दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए अब लिखा गया है कि सपोज यहाँ पर लिखा जाए कि 14 पेन और यहाँ पर लिखा जाए 35 पेंसिल या कुछ भी का मूल्य आपका इधर दे दिया जाए कि ये मूल्य आपका 340 रुपए है। तो आप बताइए, अब ये आपको दे दिया जाए और उसके साथ आपसे कहा जाए कि यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर लेता हूँ, 1 मिनट। मान लेते हैं कि ये चीज आपका है 280 रुपए का, और अब आपसे कहा जाए कि यही चीज आप बताइए कि 7 पेन या 2 पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 को अगर हम 7 से भाग करें तो 2 आ जाएगा, इसको भी 7 से भाग करें तो 5 आ जाएगा, तो इसको भी आप 7 से भाग कर दीजिए, 7 चौके 28, आपका 40 रुपए आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के जैसे ही प्रश्नों समान संख्या से भाग करने पर वही चीज मिल रहा हो, दोनों में एक संबंध देखने को मिल रहा है, तो बस ऐसे ही भाग करके आप डायरेक्टली उसका आंसर निकाल देंगे और ऐसे प्रश्नों को सीधे अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे इनको लगाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 में आपसे कहा गया है कि 11 रूट n बराबर 112 रूट में प्लस स्क्वायर रूट में 343, तो n क्या होगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ऐसे करनी वाले चैप्टर से संबंधित है। तो इसमें आप देखिए जैसे 112 को आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे, 112 के फैक्टर इस तरीके से 2 से करेंगे, 56 2 से करेंगे, 28 2 से करेंगे, 14 2 से करेंगे, 7 इस तरीके से आएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये सब करना आपको मालूम है। 343 तो 7 का क्यूब ही होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसको आप 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख लीजिए। देखिए आप सबको 1 से 30 तक संख्याओं के वर्ग और कम से कम 1 से 20 तक के घन और घनमूल याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये 11 गुणे रूट n इधर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ देखिए जो पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे, जैसे 2 ये और 2 ये, तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 7। इसमें जो पेयर बन रहा है 7 ये बाहर आ जाएगा और अंदर रूट का 7। अब आप देखेंगे 11 रूट n इधर ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये 4 बार रूट 7 है और ये 7 बार रूट 7 है, तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान पद है। रूट 7 का पद ये भी, रूट 7 का ये भी। जैसे यहाँ लिखा होता 4x और ये 7x, तो 7 4 11x लिखते हैं, उसी तरीके से 11 रूट 7 हो जाएगा। 4 बार रूट 7 और 7 बार रूट 7 मिलके 7 4 11 बार रूट 7। अब अगर दोनों पक्ष आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए, दोनों पक्षों की तुलना करिए, देखिए तो यहाँ पर 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ रूट में n है और यहाँ रूट में 7। इसका मतलब ये रूट n और 7 एक ही समानता दिखा रहे हैं, तो n की जगह 7 आपको देखने को मिल रहा है। अंदर n यहाँ रूट में, यहाँ अंदर 7 है, तो इस तरीके से n का मान आपका 7 हो जाएगा और ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे प्रश्न किस तरीके से अप्रोच किए जाएंगे और सॉल्व किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर बोला गया 4 की घात 3x बराबर 32, तो x क्या होगा। तो आप इसको 4 की घात, यहाँ देखिए आपने एक आप रूल नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर a और इस पर घात मान लेते हैं आपका m है, इधर भी वही आधार हो, इस पर घात दूसरी हो, तो अगर दो आधार समान है तो घातें बराबर होती हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं आधार अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो, जैसे आधार अलग अलग है लेकिन इसकी घातें दोनों की m है, बराबर है, यहाँ जो है वही यहाँ भी है, तो ये a बराबर b हो जाता है। इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे 2 पर घात x है और यहाँ पर 2 पर घात 3 है, तो इसका मतलब ये घातें भी बराबर होंगी, इसका मतलब x का मान अपने आप 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 पर घात यहाँ पर 5 हो और इधर आपका x पर घात 5 हो, तो ये x 3 हो जाएगा। या यहाँ पर हम कुछ और मान लेते हैं 7 पर घात 5 और यहाँ x पर घात 5, क्योंकि घातें बराबर है इसलिए ये वाले बेस भी बराबर होंगे, तो यहाँ से x का मान 7 हो जाएगा। ये रूल होते हैं और इनके आपको स्पष्टीकरण समझा दिए गए हैं।
अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो आप 4 को अगर 2 की घात 2 लिख दें और बाहर ये 3x है ही, इधर इसको 2 की घात 5 लिखा जा सकता है। आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखने पर 32 आता है। तो ये हो गया 2 पर घात 3 दूनी 6, 2 घातें आपस में लगी हुई एक साथ तो गुणा हो जाती हैं, तो 6x हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पर 5। अब देखिए बेस यहाँ भी समान हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से आधार समान, तो घातें भी इनकी समान लिखी जाएंगी। इसका मतलब ये जो 6x है ये 5 के बराबर लिख सकते हैं, 6x बराबर 5, तो x बराबर 5/6, क्योंकि ये गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 5/6 यहाँ पर आंसर होगा सी पार्ट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अप्रोच करनी होगी और सॉल्व करना होगा। और ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी तरीके से यदि कोई संख्या है इसकी घात 0 है तो मान 1 हो जाता है। अगर एक संख्या पर एक घात हो और दूसरी हो तो इनका रूल क्या होता है, ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। दो संख्या समान आधार वाली अगर आपस में गुणा की जाए तो उनके आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं। इसी तरीके से दो संख्याएं अलग अलग घात की समान आधार की अगर भाग की जाए तो उनकी घातें घट जाती हैं। ये सब रूल होते हैं बेसिक करणीय और घातांक के, जिनको आपको याद रखना होता है और इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर बोला गया 27 की पावर x और इधर 9/3 की घात x, तो x क्या होगा। अब देखिए ये संख्या इधर गुणे में है, इसको इधर ले आइए, बटे में है, इधर ले आएंगे तो गुणे में हो जाएगा। 27 की घात x के साथ ये 3 की घात x गुणे में हो जाएगा, इधर 9 बचेगा। 27 को आप 3 की घात 3 लिख सकते हो और बाहर x है, ये 3 की घात x है ही, ऐसे लिखा रहने दीजिए, और ये 3 की घात 2, अब सब 3 बन जाएंगे। देखिए 3 की घात ये 3x गुणे 3 की घात ये वाला x बराबर 3 की घात 2। अब ये देखिए दो घातें जब दो बेस बराबर हो और घातें अलग अलग गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। मैंने अभी रूल बताया था, घातें जुड़ जाती हैं। 3x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर 3 पर 2। अब आप देखिए यहाँ भी आधार वही, यहाँ भी आधार वही, इसका मतलब ये वाली घात इसके बराबर लिखी जा सकती है। 4x बराबर 2, तो x बराबर 2/4, क्योंकि ये 4 गुणे में उधर जाएगा बटे में होगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि यहाँ पर बी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत डिटेल में और सिंप्लीफाइड वे में चीजों को देखना है तो जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है, उनको आप सभी सॉल्व करें, देखें, पढ़ें, तो आपको अच्छे से सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपका एक सतत करनी दिख रही है जिसमें 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस ऐसे करते करते रूट के अंदर अनंत तक जा रहा है। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न आए तो आपको करना क्या होता है कि इसमें आप इस 6 के ऐसे दो गुणनखंड लीजिए जो एक साथ लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, जैसे 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है। अब अगर यहाँ प्लस है अंदर तो बड़ी वाली संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यही माइनस लगा होता, जैसे इस तरीके से लिखा होता 6 माइनस √6 माइनस √6 और ये माइनस करके ऐसे आगे बढ़ता अनंत तक, तो यहाँ पर माइनस लगा होता तो ये छोटा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा तो ये बड़ा वाला, तो इसका उत्तर जो होगा 3 होगा। डायरेक्ट आप ध्यान रखें तो यहाँ पर 3 इसका आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस अगर कोई सीरीज इस तरीके की मिले, जैसे कोई नंबर उसी में गुणनफल में जा रहा हो, जैसे 7 √7 ऐसे रूट के अंदर रूट कंटिन्यूटी तक, तो वही नंबर ही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वो नंबर ही इटसेल्फ आंसर हो जाता है जो गुणनफल में हो। अगर यहाँ प्लस माइनस में हो तो ऐसे देखेंगे, अगर गुणे के रूप में हो और वो सीरीज अनंत तक जा रही है तो जो संख्या गुणे में रिपीट हो रही वही संख्या ही उसका आंसर हो जाता है। लेकिन ये गुणे के रूप में जब लिखा हो तब, प्लस माइनस में लिखा हो तो आपको ऐसे देखना। अब जैसे एक प्रश्न आप लीजिए, जैसे 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस करके ये अनंत तक जाएगा, तो 12 के 2 फैक्टर करेंगे, 3 चौके 12 लगातार वाले, और इसमें प्लस है इसलिए 4 उत्तर होगा। अगर यही हम माइनस करते चले जाएं तो 12 के फैक्टर करेंगे और 3 फिर छोटा वाला फैक्टर, इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस स्थिति में इसका आंसर 3, और अगर प्लस है तो उस स्थिति में इसका आंसर 4। तो ऐसे प्रश्न अगर रिपीट होते हैं तो मुझे आशा है आप इनको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए औसत आप सभी जानते हैं, जितने पद दिए हो सभी का योगफल और बटे पदों की संख्या।
सामान्य औसत का फार्मूला आप सबको मालूम होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है 3 के 9 गुणज। 3 के गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे करते करते 3 9 27 तक आपको लिखना है। तो इन्होंने कहा भाई प्रथम 9 गुणज वो आपके सामने है। अब या तो आप इनको जोड़ें सभी को लिख करके, उसके बाद 9 से भाग करें तो औसत मिलेगा, या तो ऐसे क्वेश्चंस में जबकि आपका अंतर समान हो संख्याओं के मध्य, देखिए 3 3 का अंतर है सब में, तो आप इसमें औसत कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखें। ऐसे केस में औसत निकालते हैं, प्रथम पद जो पहला पद हो उसमें अंतिम पद को ऐड कर दें, अंतिम पद और बटे 2 कर दें। देखिए पहला पद 3, अंतिम पद 27 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे 2 और कट के आ जाएगा 15। तो इसका जो औसत है वो 15 हो जाएगा। ठीक, इसको आप चेक करने के लिए छोटे एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे आपने ये 2 4 6 लिया, ठीक है, और इसको आपको औसत बताना है, तो आप देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। और ऐसे आप देखिए पहला पद और आखिरी पद इसको बटे 2 करिए तो 8 बटे 2 4 ये भी आ जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखें कोई भी ऐसी संख्याओं का औसत बताना हो जो कि क्रम से चल रही हो, उनका अंतर समान हो तो केवल पहला पद और आखिरी पद जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, उसका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना, तो ये भी वही है। आप चाहे तो इसी से कर लें, 1 2 3 ऐसे जोड़ेंगे तो आपको पूरा 50 तक जोड़ना पड़ेगा। तो 50 प्राकृतिक संख्या है, n का मान यहाँ पर 50 है। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे यहाँ 50 तक आपको जोड़ना है, तो यहाँ भी अंतर 1 1 1 का है, तो आप पहला पद और आखिरी पद जोड़े और बटे 2 कर दें तो ये हो जाएगा 51 बटे 2, यानी कि इसका मतलब 25.5। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर पाएंगे। जहां पर अंतर समान हो तो आप केवल पहला पद और आखिरी पद जोड़ के बटे 2 कर दें, औसत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27, इसमें कहा गया 450 का की जगह गुणा लगाएंगे। का की जगह हमेशा गुणा लगता है x%, जिसके साथ प्रतिशत है उसके नीचे बटे 100 आता है, बराबर 54। तो आपका x बताना, बस इसी को सरल कर दीजिए। तो देखिए इससे 0 कट जाएगा। आप ये 10 इधर आपका बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये 45 गुणे x यहाँ बचा और इधर 54 के साथ 10 गुणे में होगा तो 0 पड़ जाएगा। ये 45 गुणे में उधर ले जाएंगे बटे में हो जाएगा, 540 के नीचे 45। अब देखिए 9 पचे 45, 9 छाक 54, 60 बटे 5 मतलब 12 में 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो इस तरीके से 12 इसका आंसर हो जाएगा और ये आपका ए पार्ट में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बस आपको सरल करना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, और ये परसेंट के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 28, यहाँ पर बोला गया 1000 का की जगह पर गुणा लगाइए 25%, तो 25 के नीचे बटे 100 लिखिए। फिर आगे लिखा है का, तो फिर आप गुणा लगाइए 1%, 1 के नीचे गुणा 100 लिखिए बटे में। जहां जहां परसेंट है का की जगह सब गुणा लगाएंगे और जहां परसेंट है उनके नीचे बटे 100 करेंगे। ये आपका फाइनल इस तरीके का आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। और यहाँ 1000 था, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया, ये खत्म, ऊपर सिर्फ 25 बचा, नीचे 1 और 2 3 जीरो, मतलब 1000 बचा। तो इसको जब आप भाग करेंगे तो 0.025 आएगा, क्योंकि 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंकों पर दशमलव आएगा, 2 अंक है, 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.025, जो कि बी पार्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए b माइनस ए का की जगह गुणा लगाएंगे 30%, तो 30 बटे 100 बराबर b प्लस ए और का 18%, मतलब 18 बटे 100। ये बटे 100 दोनों तरफ कैंसिल होगा भाई, इधर बटे में उधर गुणे में जाएगा तो भी कट जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट कट कर दे। इसको आप देखें तो 30 और 18 भी कट रहा है, जैसे 18 को आप इधर लाएंगे तो गुणे में इधर बटे में होगा, फिर कट हो जाएगा। तो आप चाहे तो यही काट दें, जैसे ये देखिए 18, ये 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 6 से 30 भी कट जाएगा, 6 से 18 भी कट जाएगा। तो ये 5 से अब इसको गुणा करेंगे तो 5 से गुणा बी में भी होगा, ए में भी होगा, 5b माइनस 5 ए हो जाएगा, 5 का बी से भी माइनस 5 का ए से भी ये हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 बचा, 3 का बी से होगा और फिर प्लस है, प्लस लगाए, 3 का ए से भी होगा तो 3 है। अब ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ कर लीजिए,
तो ए वाले को यानी इस ये 5A है उसको उधर भेज देते हैं और बी वाले को इधर ले आते हैं। तो 5B के साथ ये 3B इधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा 3B, और ये 5A माइनस में उधर उसके साथ 3A के साथ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपके बचे 2B, 5B में से 3B जाएंगे, 2B बचेंगे, और ये आपका 8A। और आपसे पूछा इसने था A अनुपात B, तो आप A के नीचे B को लेके चले जाइए और इस संख्या को इधर ले आइए। देखिए आराम से ये गुणे में है, उधर बटे में हो जाएगा, तो इधर 2 बचेगा और संख्या इधर आएगी इसके नीचे 8, उधर A के नीचे बटे B हो जाएगा। ये आपका 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 1/4, इसका मतलब 1:4 कह सकते हैं इसको आराम से। 1:4 इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को केवल आपको सरल करना आना चाहिए, और जितनी जल्दी आप कर पाएंगे स्पीड में उतना बेहतर होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा गया 3 व 192 का मध्यानुपाती। जब आपको मध्यानुपाती बताना होता है तो आपको करना ये होता है कि रूट ले लीजिए और इनका गुणनफल ले लीजिए बस, ठीक है। रूट ऑफ AP, जब दो संख्याओं का A और B का मध्यानुपाती बताना हो तो केवल रूट के अंदर उनको गुणा कर दीजिए, जैसे 3 और 192। तो बस अब ये जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा और आपका वही निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 तो यही इसके फैक्टर करें अगर हम 3 से, तो 3 गुणे, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम 3 से इसको गुणा करें तो क्या आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 चौके 12, ठीक। अब आप देख रहे हैं इस 3 का यहाँ पर पेयर बन गया, बाहर कर लीजिए, और 64 का स्क्वायर रूट तो 8 होता ही, 8 त्रिक 24। आप चाहे गुणा करते फिर वर्गमूल निकालते या इस तरीके से फैक्टर करके देख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस उनका गुणा करके वर्गमूल निकालना था और वो आंसर आ जाता है। तो जैसे आपको उचित लगे वैसा करें। 24 इसका आंसर हुआ सी पार्ट में। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है और उनको करना है। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें बोला गया एक काम को 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि 24 व्यक्ति कार्य पर लगाए जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अगर देखिए आदमी और दिन में संबंध पर कार्य क्वेश्चन दिया गया हो तो आप ये लगाएंगे, और नहीं तो अगर कभी ये हो कि आदमी, दिन और घंटे, तो M1D1 H1 बराबर M2D2 H2 कर देंगे। और अगर कार्य भी दिया हो तो अपॉन W1 अपॉन W2 करके सॉल्व कर देते हैं। ये बेसिक सूत्र होते हैं, इन्हीं से हम सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए एक काम को 15 व्यक्ति, तो M की जगह 15 रखा है M1, और कितने दिन में करते हैं 16, तो D1 की जगह 16 रख दिया। अब उन्होंने कहा यदि व्यक्ति 24 कर दिए जाए, मतलब दोबारा M2 की जगह 24 रख दीजिए, तो कितने दिन लगेंगे ये D2 आपको बताना है। ये 24 इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, 15 गुणे 16 बटे 24 बराबर D2। अब आप इसको बस सॉल्व कर दीजिए, जैसे 4 चौके 16, 4 छंग 24, और इसको आप 2 3 6 2 दूनी 4, 30 बटे 3, यानी कि आप देख रहे हैं 10 दिन में इसको करेंगे और आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल। ऐसी स्थिति में जब आपको 2 चालें दी हो और आपको औसत चाल बताना हो कि वो मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और उसी चाल से B किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया, इस चाल से गया और किसी दूसरी चाल से वहीं वापस आ गया, और इस स्थिति में आपको औसत चाल बताना हो तो आपका फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस B बस। इतना आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2AB मतलब 2 गुणे पहली चाल जो A है 4 किलोमीटर, दूसरी चाल 6, उसको रख देंगे, नीचे इनको जोड़ देंगे 4 + 6, तो ये अब आपका आएगा 2 चौके 8 छंग 48, 48 बटे 10, मतलब 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी औसत में। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मान लेते हैं ए है तो तीनों भुजाएं ए होंगी।
तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 है। परिमाप समबाहु त्रिभुज का, इसमें मैं सूत्र लिखे दे रहा हूं समबाहु त्रिभुज के लिए। ये समबाहु के लिए जो भी सूत्र आपके 2-3 जरूरी है वो याद रखिए। समबाहु त्रिभुज में परिमाप अगर पूछा जाए तो 3 गुणे भुजा या 3a लिख देंगे, इसी को हम भुजा क्योंकि हमने a माना है। क्षेत्रफल अगर कभी पूछा जाए तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाए इसकी, तो ऊंचाई अगर दिया हो तो आप इसमें √3/2 गुणे भुजा कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सूत्र होते हैं जो कि आपके समबाहु त्रिभुज से संबंधित है, जिनका प्रयोग करेंगे। तो चलिए इन्हीं सूत्रों की सहायता से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, मतलब ये परिमाप दिया है, परिमाप 3a होता है, इसका मतलब 3a दिया है कितना 42, तो a कितना आ जाएगा 42/3, भाई ये 3 उधर बटे में हो जाएगा और ये कट के आ गया 14, 42 होता है। तो भुजा मिल गई आपको, a मिलने का मतलब आपको इसकी भुजा मिल गई। और अगर भुजा मिल गई समबाहु त्रिभुज की तो क्षेत्रफल वाला सूत्र ये आपके पास है ही। क्षेत्रफल आप लगा देंगे एरिया, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 सती 14, ऐसे करें तो 7 सता 49 √3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें एक ऑप्शन बी पार्ट में दिया गया है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे इन सूत्रों की सहायता से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए और अगला क्वेश्चन भी इसी का, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, तो आपको √3/2 गुणे भुजा यानी a ये दिया हुआ है कितना √3, ऊंचाई दिया हुआ है तो इसी का मान हमने √3 रख दिया। भाई इस जगह पर आप √3 रखेंगे तो ये इसी तरीके से आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल होगा। भाई ऊपर गुणे में है, नीचे बटे में आएगा इस तरफ, अगर यहाँ गुणे में है तो उधर बटे में जाएगा, कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा। इधर आपका a/2 बचा, ऊपर a नीचे 2 और इधर 1, ये 2 बटे में उधर जाएगा, गुणा होगा यानी a बराबर 2 एकम 2। तो a तो अगर भुजा पूछता तो 2 सेंटीमीटर आ चुका है, लेकिन इसने भुजा न पूछ के परिमाप पूछा है। तो भुजा जब आ गया है तो परिमाप बताना बहुत आसान है समबाहु त्रिभुज के लिए। परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी पार्ट में दिया गया है, लास्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको इन सूत्रों को याद रखना है ताकि आप आराम से समबाहु त्रिभुज के सभी प्रश्न सॉल्व कर पाएं। और मुझे आशा है कि आप इन्हीं तीनों सूत्रों की सहायता से समबाहु त्रिभुज के सभी प्रश्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के चैप्टर्स में भी वर्क करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कोल्हू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो 14 चक्कर लगाने में बैल कितनी दूरी तय करेगा। देखिए अगर कोई भी पार्ट है, मान लेते हैं कोल्हू या कुछ भी पॉइंट एक ले लेते हैं और इससे 3 मीटर रस्सी है जिससे बैल बंधा हुआ है यहाँ पर। अब वो अपने किसी भी तरफ घूमेगा तो इस तरीके से वो एक वृत्तीय पथ पर ही घूमेगा, यानी कि ये जो है ये इस वृत्त की त्रिज्या दी गई है, रेडियस दिया गया है जो कि 3 मीटर है। इसके बाद आपसे कहा गया है 14 चक्कर, इसी तरीके से वो 14 बार घूमेगा वृत्त पर। तो एक बार वृत्तीय दूरी तय की जाती है तो इसको इस वृत्त की परिधि कहा जाता है, परिधि या फिर परिमाप कहते हैं। यानी पूरा एक चक्कर में वो वृत्त के परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा। ये जो बाउंड्री होती है वृत्त की, इसकी इसी को परिधि या परिमाप कहते हैं। तो त्रिज्या से परिमाप, आपको वृत्त के परिमाप या परिधि का सूत्र मालूम होना चाहिए। वृत्त की परिधि या फिर इसी को परिमाप भी कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो अब आपको देखिए यहाँ पर 2πr परिधि या परिमाप होता है और इन्होंने कहा है कि 3 मीटर लंबी रस्सी है जो कि त्रिज्या का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये मान रख सकते हैं 2 गुणे पाई, पाई का मान आप 22/7 या 3.14 रखेंगे, पाई का मान 22/7 जैसी जरूरत हो, या फिर इसी को 3.14 रख सकते हैं। तो हम यहाँ 22/7 रखते हैं और त्रिज्या की जगह 3। ये एक चक्कर में बैल इतनी दूरी तय करेगा जितना कि इसका परिमाप है वृत्त का, एक चक्कर में। तो ऐसे इसको 14 चक्कर लगाने हैं तो आप 14 से गुणा कर देंगे। भाई एक चक्कर में इतनी दूरी और उसमें 14 चक्कर लगाएगा तो 14 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब बस इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 22 गुणे 12, 22 गुणे 12 आप कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 6 2, 264 यानी 264 मीटर इसका परिमाप। 14 चक्कर लगाने में 264 मीटर दूरी उस बैल को तय करना पड़ेगा।
तो वृत्त के सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक तो परिमाप का ये सूत्र हो गया, और वृत्त का ही एक आप क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, उसका भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई जो है, पाई के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पाई कैसी संख्या है? पाई का मान ये जो मैंने 22/7 बताया, ये निश्चित मान नहीं है, इसका लगभग मान है। तो इसलिए पाई का भी निश्चित मान पता ही नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सका। तो ये सवाल को सरल करने के लिए सुविधा की दृष्टि से यूज किया जाता है 22/7। वास्तविक मान इसका ये 22/7 नहीं है, और वास्तविक मान इसका पता भी नहीं लग पाया है। इसलिए यह पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, इर्रेशनल नंबर। कई बार ये प्रश्न अकेले अलग से ही पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और ये परिमाप का 2 पाई आर, दो सूत्र आपको वृत्त में याद रखने हैं और इनसे प्रश्नों को सरल करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि वृत्त की परिधि, देखिए ये आपको वृत्त की परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि का ही आप सूत्र लगा सकते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और यहाँ वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88, तो हम इस तरफ परिधि की तरफ 88 रख देंगे, और यहाँ 2 पाई आर है। तो इस तरीके से आर हम निकाल पाएंगे, जैसे 2 पाई, पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, और आर, तो अब ये इधर 88 आई है, 7 इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, और ये दो चीजें गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगी, और बराबर सिर्फ आर बचेगा। तो 22 चौके 88, 2 एकम 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। इसका मतलब 14 जो है वो त्रिज्या आ गई, जो आपकी त्रिज्या आई वो 14 आ गई। और आपका त्रिज्या जब यहाँ पर 14 आ गया, तो अब आपको यहाँ पर पूछा गया इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणे आर स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 पाई। इसको इम्प्रूव कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन 6 जो है ये 196 पाई होगा, यहाँ पर आप 144 पाई कर लीजिए, ये ऑप्शंस आप चेंज कर लीजिए, 123 पाई, इस तरीके से आप इसके ऑप्शंस कर लीजिए। यहाँ पर चलिए 200 या 20 पाई लिख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 196 पाई यानी सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शंस गलत हो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया, वो आपका 196 पाई आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहे पाई में न दिया होता तो आप क्या करते, यहाँ पर मान रख लेते, जैसे 196 और ये पाई का मान 22/7 रख के आप सॉल्व कर सकते, 7 दूनी 14 और 5 बचा 7 और 56, फिर 28 गुणे 22 करके अंकों में भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि पाई में ही ऑप्शन थे तो पाई में ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है अगला, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, समचतुर्भुज रोम्बस को कहते हैं, इंग्लिश में इसको रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से बनी होती है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन थोड़ा सा ऐसी तिरछी आकृति होती है, जैसे ये भुजा सबका ये होगा, और इसके दो विकर्ण आपस में एक दूसरे को काटते हैं, और वो 90 डिग्री कोण पर काटते हैं, और समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर। मतलब अगर मैं इसमें नाम कर दूं तो ABCD और ये हम यहाँ पर O कर देते हैं, तो जितना AO होगा उतना ही OC होगा, जितना BO होगा उतना ही OD होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज पर भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि इनके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं या इनके कोण कितने होते हैं, जो कोणों पर ये काटते हैं, तो 90 डिग्री होते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन मैंने लिखा ही है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो 90 का आप टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी, और इसका अगर क्षेत्रफल आपको बताना हो तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। D मतलब डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, विकर्ण मतलब ये वाली लंबाई और गुणे ये वाली लंबाई। ठीक है, तो पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे क्षेत्रफल समचतुर्भुज का यहाँ पूछा गया, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। तो यही बस मान रखेंगे 1/2 गुणे 12 गुणे 16, और इसको सरल करेंगे हम आराम से। तो 2 8 16, 12 8
96 मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको सूत्र पता होगा तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे, जो कि ए पार्ट में था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको इनके सूत्र की जानकारी होनी चाहिए और बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। अब यही इसका परिमाप पूछता तो परिमाप ए बस जुड़ जाएगा। परिमाप का मतलब देखिए, बेसिक परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं या बाह्य भुजाओं का योग। कोई भी फिगर हो उसकी बाहरी भुजाओं का योग कर दीजिए, वही परिमाप होता है। तो जैसे ये ए है तो सबको जोड़ेंगे तो ए 4 बार आप जोड़ेंगे तो 4a आएगा। 4a यानी आप कह सकते हैं 4 गुणे भुजा, ये एक सूत्र हो गया। जैसे यहाँ 7 सेंटीमीटर तो 7 + 7 + 7 + 7 करते हैं 28 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है परिमाप। तो इस तरीके से कोई भी आकृति का परिमाप बताना हो तो उसकी सिर्फ बाहरी बाउंड्री को जोड़ लेंगे, वही उसका परिमाप होता है। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसमें बोला गया एक घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण क्या होगा। तो घन आप सभी जानते हैं घन के बारे में कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये 3D फिगर होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। और इस तरीके से इसकी सभी भुजाएं अगर ए है तो ये सभी भुजाएं ए ही होती हैं, हर जगह इसका मान समान होता है। तो ये एक घन है। घन के लिए आप सभी सूत्र लिख लीजिए। घन जिसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, इसका आप सभी सूत्र लिख लें। घन का आयतन अगर पूछा जाए तो घन का आयतन यानी वॉल्यूम तो वो होता है भुजा की घात 3, यानी कि इसको हम a की घात 3, हम भुजा को अब a लिखेंगे तो a की घात 3 हो गया। इसी तरीके से अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर, तो सीधे लिख लीजिए 6a स्क्वायर। इसी तरीके से अगर घन के विकर्ण का मतलब होता है एक कॉर्नर इधर का तो एक ऊपर का, इसके अंदर जितनी बड़ी रॉड सेट हो सकती है कमरे के अंदर, आप एक किनारा इधर का और एक अपोजिट डायरेक्शन में अगर जितनी बड़ी रॉड मैक्सिमम लंबाई की सेट कर सकते हैं तो वो आपके कमरे का घन या घनाभ का विकर्ण कहलाता है। तो घन के विकर्ण की माप या घन का विकर्ण कभी पूछा जाए, विकर्ण की माप या लंबाई, तो वो होता है a√3 सेंटीमीटर, जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जिसमें दिया हो। ये सूत्र आपको प्रयोग करने हैं घन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी घन में आप काम करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो आपका 6a स्क्वायर होगा। संपूर्ण मतलब अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला है तो आप इसको संपूर्ण समझेंगे। और अगर पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछ ले कि घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल लैटरल एरिया, तो लैटरल में केवल 4 ही आएंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये 3-4 सूत्र आपके प्रयोग किए जा सकते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ जैसे कहा गया एक घन की भुजा 16 है, इसका विकर्ण बताइए, तो आपको सीधे सीधे पता है कि 16 ही है। घन के विकर्ण का सूत्र पता है, केवल भुजा गुणे √3 होता है। तो मतलब 16 अगर भुजा है तो 16 के साथ √3 आ जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको डी पार्ट में दिया गया है। तो ये घन का विकर्ण डायरेक्ट आप देख के बता सकेंगे। इसके बाद घन का और कोई क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150, मतलब आपको ये वाला पार्ट दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मतलब ये 6a स्क्वायर की वैल्यू दी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, और ये कितना दिया है 150, तो बराबर 150 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 6 गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर बराबर 150/6, ये कट के 25 छक्का 150 होता है, 25 आ जाएगा। आपने देखा a स्क्वायर बराबर 25 तो a बराबर 5 हो जाएगा। भुजा पूछता तो 5 आंसर होता, लेकिन इसने भुजा न पूछ के इसका आयतन पूछा है। तो आयतन का सूत्र देखिए क्या है, आयतन है भुजा की घात 3, तो 5 की घात 3 कर देंगे, जो कि होता है 125 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर की घात 3, आयतन हमेशा सेंटीमीटर की घात 3 में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि इन सूत्रों का प्रयोग करके घन पर आधारित प्रश्न आराम से लगाए जा सकते हैं। तो ये सभी सूत्र आप याद रखें और इनसे सभी बेसिक क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इसी तरीके से मैं घनाभ के भी सूत्र लिखवा देता हूँ, वो भी आप प्रयोग में ले करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। घनाभ जो कि जिसकी विमाएं अलग अलग होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जैसे इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, तो इसका घनाभ को इंग्लिश में आप कहते हैं क्यूबॉइड।
इसके लिए आयतन यानी वॉल्यूम बताना हो घनाभ के लिए, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों विमाओं का गुणा कर लेंगे। और अगर इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 बाहर ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर ये पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण ना पूछे, पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछे घनाभ का, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्वी में 4 ही दीवारें आती हैं और वैसे 6 दीवारें, 6 फेसेस होते हैं। किसी भी घन या घनाभ में कितने फेस होते हैं? 6 फलक होते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिए। किसी भी घन अथवा घनाभ दोनों के लिए ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं, अक्सर ध्यान रखिएगा। घन घनाभ में फलक 6, शीर्ष अगर पूछे तो शीर्ष मतलब वर्टेक्स वो 8 होते हैं, जैसे ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वर्टेक्स शीर्ष हो गए। तो फलक और शीर्ष पूछे जाएंगे और कोर पूछी जा सकती है, जिसको एज कहते हैं। एज, वर्टेक्स या वर्टिसेस, एंड फलक मतलब फेसेस। ये 12 कोर होते हैं। कोर मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इधर, ऐसे ही 4 इधर। तो इस तरीके से आप टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे तो 12 आएंगी। कमरे में आप देखिए जितने किनारे आपको दिख रहे हैं सब काउंट कर लीजिए। छत के 4 किनारे, फर्श के 4 किनारे और 4 ये कोनों पर, तो 12 हो जाएंगे। यही 12 कोरे होती हैं। ये पॉइंट भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये सब चीजें ध्यान रखें घन और घनाभ में। तो मुझे आशा है कि घन और घनाभ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आयत के बारे में देख लेते हैं। आयत के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो आयत, जिसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, इसके बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। आयत इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, जैसे आप देख रहे हैं ये लंबाई और चौड़ाई, इसके सूत्र जो होंगे उसमें क्या क्या सूत्र आपको पता होने चाहिए। जैसे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी का परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है 2 गुणे अंदर ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से इसके विकर्ण की माप अगर पूछा जाए, डायगोनल जिसको कहते हैं, तो वो √L² प्लस B² होता है। ये 3 सूत्र आप याद रखें और रेक्टेंगल का आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ आयत में बोला गया है कि इसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 6, मतलब आपको लंबाई L दिया है 8 और चौड़ाई ब्रेथ यानी B दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि इसका विकर्ण बताइए। तो विकर्ण का ये सूत्र आपके पास सही है। √, में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई 8 का 64 हो जाएगा वर्ग, 6 का वर्ग 36, जोड़ने पर 100 और 100 का वर्गमूल 10। तो इस तरीके से 10 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया है। और अब हम वर्ग पर आते हैं, और वर्ग के भी सभी फॉर्मूले आप लिख लीजिए फटाफट, ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकें। वर्ग में क्या होगा? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये A है तो ये सभी A ही होंगी। और यहाँ वर्ग, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी A²। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4A। विकर्ण होता है A√2 मतलब भुजा गुणे √2, इसको कहते हैं भुजा गुणे √2। ये विकर्ण होता है आपका। ये 3 सूत्र आपके वर्ग में काम करते हैं। जैसे यहाँ कहा गया वर्ग का परिमाप 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 4A दिया हुआ है। भाई परिमाप 4A होता है, तो 4A की वैल्यू दी है वहां पर 12 सेंटीमीटर। तो A आएगा, ये 4 गुणे में उधर बटे में होगा, 12/4 मतलब 3 आएगा। यानी भुजा जो है 3 आ गई। A आने का मतलब भुजा मिल गई। भुजा पूछता तो आंसर होता, लेकिन उन्होंने पूछा था विकर्ण, तो विकर्ण होता है भुजा गुणे √2 मतलब 3 गुणे √2, ये आंसर हो जाएगा इसका विकर्ण का। इस प्रश्न का 3√2 यानी D पार्ट आंसर हो जाएगा इस वर्ग के लिए। तो वर्ग, आयत और लगभग सभी आकृतियों के सभी सूत्र आपको बता दिए जा रहे हैं, और जो भी संबंधित प्रश्न है उनको कराया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सके। और आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, और अपनी डिमांड पे, ताकि आपकी जो आवश्यकताएं हो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से, तो उनको चैप्टर वाइज एकदम क्लियरली कराया जाएगा और आपको संपूर्ण मदद प्रदान की जाएगी। तो चलिए देखते हैं और 1-2 फॉर्मूले और देख लेते हैं।
जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचे हैं उनको भी कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें एक आकृति दी गई है और इस आकृति में कोण ACD बताना है। ACD का मतलब ये जो बाहर कोण बना हुआ त्रिभुज के, तो हमेशा ध्यान रखिए त्रिभुज के दो अगर कोई बाह्य कोण बताना हो तो इसके दो जो विपरीत कोण, यहाँ इसके जस्ट बगल वाला छोड़ दीजिए, बाकी ये जो दो कोण बनते हैं इनका योगफल ही इसके बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, सपोज मैं यहाँ पर C लिख दूं और यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो A और B को जो जोड़ेंगे वही C मिलेगा, यहाँ का मान यही होगा। तो इसका मतलब केवल इसको और इसको जोड़ दीजिए, वही यहाँ का आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ का आंसर आपका निकल के आ जाएगा 45 और ये मिलकर के 80। यहाँ पर मान थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ का जो मान है ये वाला 65 कर लेते हैं। 65 और 45 कितना होगा, 110। तो ये वाला 110 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 110 डिग्री इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, यानी कि जब कोई त्रिभुज बनेगा, अब इसी तरीके से त्रिभुज की आकृति अगर इस तरफ बढ़ती है तो यहाँ का जो मान होगा वो इन दो कोणों के योगफल के बराबर होगा। अगर मैं कह दूं ये 50 है और ये वाला मैं कह दूं कि ये 60 है या फिर ये 65 है, तो 65 और 50 को जोड़ेंगे तो 115 ये हो जाएगा इसका मान। केवल ये दोनों जोड़ करके यहाँ का मान होता है। तो कोई भी ऐसी त्रिभुज की आकृति हो तो उसके बाह्य कोण का अंतः कोणों से जो संबंध है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकें। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कोण BOC का मान बताना है। देखिए BOC ये वाला कोण बताना है। ऐसी आकृति, इसको पहले नियम को समझ लीजिए। अगर कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के दो कोणों के अर्धक, यानी जैसे ये वाला कोण है, सपोज मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ। अब मान लेते हैं ये B और C के हम अर्धक खींचे। अर्धक मतलब जैसे ये 60 डिग्री का हो तो 30 डिग्री बनाता हुआ ये लाइन जाए और यहाँ पर सपोज 70 है तो 35 पे जाए। इस तरीके से जो यहाँ मीट करेंगे O पॉइंट पर, इसका कोण का जो मान होगा वो इसके साथ क्या संबंध रखता है ये देखेंगे। तो इसमें 90 में यहाँ का जो कोण दिया होगा, जैसे यहाँ 60 डिग्री दिया हो तो 90 में 60 का आधा जोड़ दीजिए, मतलब कि 90 प्लस 60 का आधा कितना होगा, 30, और ये 120 डिग्री इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ 120 बनेगा। ठीक इसी तरीके से आप देखिए 90 में इसका आधा 80 का आधा 40 और 9 4 13 130 डिग्री बनेगा यहाँ पर, जो कि C पार्ट में दिया गया है। इसी तरीके से इसका विपरीत एक और इसकी प्रमेय होती है, इसको भी एक और नियम होता है, इसको समझते हैं। जैसे ये भुजा इधर बढ़ाई गई, ये भुजा इधर बढ़ाई गई। अब ये जो कोण बन रहा है इनके आधे और इसका आधा, अब यहाँ पर यही O बने। यही सेम तरीका एक बार अर्धक अंदर के कोणों का किया गया, एक बार ये बाहर के कोणों का अर्धक करते हुए बाहर ये कट कर रहा O पॉइंट पर। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ का मान दिया तो 90 में माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या रूल लगा कि जो आपका कोण ये था, कोण BOC इस वाले फिगर में वो था 90 प्लस A एंगल का आधा, मतलब 1/2 कोण A का। इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर यही कोण BOC का मान बताना है तो 90 माइनस 1/2 कोण A का करेंगे, यानी कि A कोण का जो मान होगा यहाँ का उसको आधा करके इसमें घटा देंगे। तो इस वाले में देखिए क्या है, आपका मान 70 है, 70 का आधा होगा 35, 35 को 90 से आप घटा लीजिए, 90 को 35, 90 में से 35 आप घटाएंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आपका 5। ठीक है, इस तरीके से 55 आ गया, तो इसका राइट आंसर 55 हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर 90 से A एंगल जो दिया 70 उसका आधा 35 घटा देंगे, तो यानी 90 माइनस 35 जो कि हो गया 55। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर 55 डिग्री हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना, ये दो रूल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए। बस विशेषता ये है कि ये अंतः कोणों के अर्धक होंगे तो 90 में प्लस, और बाहरी कोण के अर्धक होकर के बाहर की तरफ मीट करेंगे ये जो आपके अर्धक है, तो उसमें 90 माइनस करेंगे। ठीक है, ये दो रूल याद रखें, ये वाला और ये वाला। ठीक, इसकी सहायता से बस केवल इतना ही देखना है कि यहाँ पर एंगल का मान क्या है, उसका आधा जोड़ देना है इस वाले केस में, इस वाले में 90 में उसका आधा घटा देना, आधा करके 90 में घटा देना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो मुझे आशा आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए होंगे ज्योमेट्री के। और बाकी डिटेल में क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, या कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप बताएंगे, उसको हम लोग
अच्छे से आपको सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप सीख रहे होंगे, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी करने को, जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे। अभी वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उनको देखते हैं, समझते हैं, और तो कई क्वेश्चन देखेंगे और इसको समझेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में एक आकृति बनी हुई है वृत्त में, ये संबंध आप अच्छे से ध्यान रखिए। वृत्त के केंद्र से यदि कोई दो त्रिज्याएं इस तरीके से कहीं पर आपकी परिधि पर मिल रही हैं, जैसे इसको O, A और B नाम करते हैं। अब यही A और B बिंदु यदि पूरे वृत्त में कहीं और कोई और कोण बनाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जाकर के एक कोण बनाए किसी भी स्थान पर, लेकिन यही दो बिंदु कोण बनाए, तो अब इसके बीच में और ये केंद्र पर बने कोण के बीच में एक संबंध होता है कि यहाँ अगर 50 डिग्री बनेगा तो यहाँ 100, यानी ये डबल होता है। तो इसी तरीके से ये किसी भी प्रकार की आकृति बन सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे ये वाले दो पॉइंट है, अब जाकर के यहाँ पर एक और यहाँ बना रहे, तब भी तो आप देख रहे हैं कि यही दो बिंदु बना रहे, तो अगर यहाँ 40 है तो यहाँ 80 हो जाएगा केंद्र पर। केंद्र वाला कोण हमेशा इसका डबल होगा। इस तरीके की कोई भी आकृति कैसी भी बनाई जा सकती, जैसे ये आपका A है, ये B है। अब आप ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हम इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिए और इसको ला करके यहाँ मिला दिए, तब भी तो बात वही है, यही लाइन तो यहाँ भी बना रही है और ये वाला पॉइंट इसको बना रहा है। तो अगर यहाँ पर 45 है तो यहाँ 90 होगा। इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी। तो इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु यहाँ पर केंद्र पर कोण बना रहा है और यही बिंदु यहाँ जाके कोण बना रहा है, तो ये 35 है तो ये 70 होगा, तो इसका आंसर 70 हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, बस केवल कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी बाहर बाहर दो वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करें, जैसे कि ऐसा समझिए कि एक वृत्त ये बना हुआ है और एक वृत्त और कोई ले लेते हैं सपोज आपका, और बाहर ऐसे स्पर्श करें, तो इसके मध्य कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप देखिए, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, एक तो ऐसे जैसे एक एक बिंदु से होता हुआ ये जाएगा, एक ये हो सकता है कि जैसे ये स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है, ये दो रेखाएं होगी और एक ये आपका कॉमन बीच में बन जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति में 3 स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, तो यहाँ पर C पार्ट होगा। अगर ये बाहर से स्पर्श ना करते, मान लीजिए कि ऐसी कोई आकृति बनती कि दो वृत्त दूर दूर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, अब कितनी स्पर्श रेखाएं बनती, तो आप देखिए संभव ये है कि एक ये और ऐसा हो सकता है कि इसका ये और इस तरीके से ये कट नहीं होना चाहिए, ये 4 स्पर्श रेखाएं। ऐसा होता केस तो 4, ऐसा केस है इसलिए 3। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्पर्श रेखाएं कब कितनी बनेंगी। इस तरीके से प्रश्न भी बेसिक भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण मतलब अर्धवृत्त में कौन बनाएगा, व्यास। ये जो पॉइंट है व्यास है, त्रिज्या का 2 गुना इसका व्यास। जब भी अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाए, मान लीजिए इस जगह पर व्यास का ये बिंदु और ये बिंदु कोण बनाता है, तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा। कहीं भी व्यास में, अर्धवृत्त में व्यास कहीं भी कोण बनाएगा, जैसे ये अर्धवृत्त है मान लेते हैं, इस जगह कोण बनना है, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर जाके ये 90 ही तब भी बनाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 होता है और 90 डिग्री को ही, क्योंकि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है और 90 डिग्री होगा तो पाई बटे 2 होगा, है ना, पाई बटे 2, मतलब पाई का आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो पाई बटे 2 आपका हो जाएगा। 180 डिग्री हमेशा ध्यान रखें पाई के बराबर होता है, तो 2 पाई का मान कितना होगा, 360। 360 पूरे वृत्त का पूरे वृत्त का कोणीय मान होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये सब बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इन प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। मैंने कोशिश किया लगभग सारे चैप्टर्स एक साथ कराने के लिए, कुछ उसमें अगर छूटा है तो कोई बात नहीं, आपको आगे उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और प्रयास ये रहा है कि लगभग सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों को कराया जाए, ताकि आप लोग अच्छे से एक ही वीडियो देख के भी बहुत कुछ सॉल्व करने लायक हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट आपको परीक्षा में आपके उपयोगी सिद्ध हो।
तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप सभी इसकी मदद से अच्छे से तैयारी करें, सीखें, समझें, आगे बढ़े और वीडियोस को लगातार एक दूसरे में शेयर करते रहें। जितना ज्यादा अच्छे से आपका सपोर्ट मिलेगा, आप जो भी डिमांड रखेंगे कमेंट के माध्यम से, प्रयास करूंगा कि वो चीजें अलग से भी कंप्लीट कराई जाए। और आगे के लिए अगर आपको इंग्लिश के या अदर सब्जेक्ट के भी लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे भी। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9918296179 है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।